बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपके साथ जो ओपिनियन शेयर करूंगी वो है मलीहा लोधी का इस पाकिस्तान अनगवर्नेबल, और ये पब्लिश हुआ है 20 जून 2022 को डॉन न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इज़ द कंट्री बिकमिंग अनगवर्नेबल? सेवरल फैक्टर्स सीम टू पॉइंट इन दैट डायरेक्शन, कि क्या मुल्क जो है वो नाकाबिल तस्खीर होता जा रहा है। अनगवर्नेबल कहते हैं नाकाबिल तस्खीर को। ठीक है, यानी ऐसा मुल्क जिसको चलाया नहीं जा सकता, जिसके ऊपर हुक्मरानी करना बहुत ही टफ हो जाए। तो क्या मुल्क अनगवर्नेबल होता जा रहा है? बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो कि इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सीम टू पॉइंट इन दैट डायरेक्शन, जो इस डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। Governance problem have mounted in the first instance due to political discontinuities that have punctuated Pakistan's turbulent history. Turbulent कहते हैं बहुत ही हंगामा है इस हिस्ट्री को, जैसे कि जिस ऐसी हिस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, डिसऑर्डर्स हो, कन्फ्यूजन हो और इंस्टेबिलिटी हो। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रुबुलेंट हिस्ट्री। तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। लेकिन ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि गवर्नेंस प्रॉब्लम है माउंटेड इन द फर्स्ट इंस्टांस है, कि जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू पॉलिटिकल डिसकॉन्टीन्यूटीज, जो सियासी जो वक्फे आए हैं, दैट हैव पंक्चुएटेड पाकिस्तान ट्रुबुलेंट हिस्ट्री, जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री को ही जो है ना बहुत ज़्यादा पंक्चुएटेड कर दिया है। बट टुडे द चैलेंज ऑफ गवर्नेबिलिटी इज़ मोर इम्पोजिंग because of a number of other factors and in addition to long standing ones। लेकिन आज के जो चैलेंजेस हैं गवर्नेबिलिटी के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि उनके साथ जो है ना लॉन्ग स्टैंडिंग वन, जो ऐसे फैक्टर जो कि माजी से चलते आ रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री से चलते आ रहे हैं, उनके साथ और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिक्स हो गए, जिसकी वजह से गवर्नेबिलिटी का चैलेंज जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। The current political polarization is the obvious new factor. It is unprecedented despite Pakistan's long tradition of divisive politics. अच्छा, द करंट पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं डिवीजन इनटू टू कंट्रास्टिंग ग्रुप्स आर सेट ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो जो अभी जो इस टाइम जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे मुल्क में चल रही है, वो एक वाजिया फैक्टर है। इज़ द ऑब्वियस न्यू फैक्टर, एक वाजिया और नया फैक्टर है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इसकी मिसाल नहीं है, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड है। डिस्पाइट पाकिस्तान लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डिवाइसिव पॉलिटिक्स, यानी पाकिस्तान की जो इतनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, उसकी इतनी जो लंबी जो उसकी रवायत चलती आ रही है डिवाइसिव पॉलिटिक्स की, उसके अंदर भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी जो इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो पोलराइजेशन हो रही है हमारी पॉलिटिक्स में, इसकी मिसाल हमें हिस्ट्री में भी नहीं मिलती। नेवर बिफोर हैव पीपल, सोसाइटी एंड फैमिलीज़ बीन सो डिवाइडेड। इससे पहले लोग, माशरा या फैमिलीज़ इतनी तकसीम नहीं हुई थी। ठीक है, बाय देयर पार्टीजन प्रेफरेंस एज दे आर टुडे। इतनी भी पार्टी प्रेफरेंस के ऊपर वो जो है ना पहले नहीं हुए थे, इतने तकसीम नहीं हुए थे जितने आज हुए हैं। एंड रेजिस्टेंट टू एक्सेप्टिंग एनी व्यू अदर दैन देयर ऑन, और वो मुज़ाहिम है, यानी वो रेजिस्ट करते हैं किसी दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने से। ठीक है, वो अपना ही मसलत करना चाहते हैं, किसी दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते ओपिनियन। The uncompromising stance of the former ruling party has sharpened this polarization. Uncompromising stance, यानी जिसके ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ऐसा स्टांस है जिसको वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। जो हमारी फार्मर रूलिंग पार्टी, जो साबिक गवर्नमेंट थी जिस पार्टी की, यानी PTI की, उसका जो अनकम्प्रोमाइजिंग स्टांस है, उसने इस पोलराइजेशन को मज़ीद तेज़ कर
कर दिया है। इट हैज़ एलिमिनेटेड एनी मिडल ग्राउंड एंड मेड पॉलिटिकल अकोमोडेशन नियर इम्पॉसिबल। इस एलिमिनेटेड कहते हैं ख़त्म करना। इसने ना हर तरह का जो दरमियानी रास्ता होता है, इस अनकम्प्रोमाइजिंग स्टांस ने उस दरमियानी रास्ते को ख़त्म कर दिया है और पॉलिटिकल अकोमोडेशन को बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बना दिया है। The confrontation between PTI and the rest has produced a situation in which Parliament has been left without an opposition, and the laws it has adopted braved a wider consensus। जो PTI और दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में जितनी भी महाज़ाराई हो रही है, यानी कन्फ्रंटेशन हो रही है, उसने किस चीज़ को प्रोड्यूस किया? हैज़ प्रोड्यूस अ सिचुएशन इन विच पार्लियामेंट, उसने पार्लियामेंट में एक ऐसी सिचुएशन को प्रोड्यूस कर दिया है जिसमें दैट पार्लियामेंट हैज़ बीन लेफ्ट विदाउट एन अपोजिशन, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन नहीं है। और फिर लाज अडॉप्ट किए गए हैं जिसके अंदर ऐसे लाज अडॉप्ट किए गए हैं जिसके अंदर एक जो है ना खुली राय मौजूद नहीं है, यानी डिफरेंट लोगों की ओपन राय मौजूद नहीं है। ऐसे उन्होंने पार्लियामेंट ने लाज अडॉप्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि जो PTI और जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके बीच में इस कन्फ्रंटेशन की वजह से पार्लियामेंट को बगैर अपोजिशन के छोड़ दिया। यानी इस टाइम हमारे पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन तो PTI ने बनानी थी ना, गवर्नमेंट तो बाकी पार्टीज़ की चल रही है। तो PTI ने जो कि इस्तीफ़े दे दिए हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट के अंदर विदाउट अपोजिशन पार्लियामेंट काम कर रही है और ऐसे लॉज अडॉप्ट कर रही है जिसके ऊपर जो है ना कंसेंसस ही नहीं है, एक वाइडर कंसेंसस ही नहीं है। और डिफरेंसेस अपीयर अनब्रिजेबल, फाइंडिंग पॉलिटिकल सोल्यूशन टू डिस्प्यूट इज रोल्ड आउट। जो डिफरेंसेस हैं ये अनब्रिजेबल हो, यानी ये जो इनको जो है ना ख़त्म नहीं किया जा सकता। अनब्रिजेबल कहते हैं नाकाबिले राब्ता या ऐसा गैप जो कि फिल नहीं किया जा सकता। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये ख़त्म नहीं हो सकते। फाइंडिंग पॉलिटिकल सोल्यूशन टू डिस्प्यूटेड इट इज़ रोल्ड आउट है, और पॉलिटिकल सोल्यूशन तकरीबन जो है ना इन डिस्प्यूट का ऊपर जो है ना वो ख़त्म हो गया है। विद PTI इंटेंट ऑन पोलराइजिंग द सिस्टम until it gets its way on early election. Its conduct has created an unsettled environment, making government more difficult. जो PTI का जो उनकी जो इंटेंशन है कि वो जब तक कि उनको अर्ली इलेक्शन की कॉल नहीं मिल जाती वो सिस्टम को पैरालाइज कर देंगे, यानी सिस्टम को सस्टेन कर देंगे। तो इट्स कंडक्ट हैज़ क्रिएटेड एन अनसेटल्ड इन्वायरमेंट, तो इसने एक अनसेटल्ड इन्वायरमेंट को क्रिएट कर दिया है, मेकिंग गवर्निंग मोर डिफ़िकल्ट, और हुक्मरानी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। दिस इज़ आल्सो टेस्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का भी एक टेस्ट है। This situation is casting a shadow on state institutions, which are increasingly the target of partisan attacks in the raging political battle. Casting a shadow कहते हैं to spoil a good situation, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बनी हुई है, ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशन, मतलब वो क्या कर रही है कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशन की हालत को मज़ीद ख़राब कर रही है। विच आर इंक्रीजिंगली द टारगेट ऑफ पार्टीजन अटैक्स इन द रेजिंग पॉलिटिकल बैटल, जो कि सियासी जंग में ना मज़ीद जो है ना इसको अटैक कर रही है। वेदर इट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी आर इलेक्शन कमीशन, इफ़ देयर स्टांस आर डिसीजन आर सीन एज फेवरेबल टू आ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेज इज showered on them। आया वो जुडिशरी हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, या फिर एस्टेब्लिशमेंट हो, इन तीनों में से कोई भी हो, अगर उनका स्टांस, उनका नज़रिया या उनका फ़ैसला अगर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है तो वो उसके ऊपर तारीफ़ों की बारिश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इफ़ द अपोजिट हैपन्स दे आर क्रिटिसाइज फॉर बीइंग बाइस्ड, लेकिन अगर उनका जो है ना डिसीजन इसके अगेंस्ट हो तो वो फिर उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो जानबदार होने के लिए, यानी उनसे कहा जाता है कि आप किसी एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं। इमरान खान कीप क्वेश्चनिंग द इलेक्शन कमीशन
of Pakistan and judiciary's impartiality, with PTI trolls often assailing these institutions on social media. इमरान खान जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमेशा जो क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी की गैर जानबदारी को उन्होंने क्वेश्चन किया है। और फिर पीटीआई के जो भी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इसको इंस्टीट्यूशंस को सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने इसके ऊपर हमले किए हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग एक्यूजिशन हैड इट डिड नथिंग टू स्टॉप द फॉरेन कंस्पिरेसी। उसकी क्रिटिसिज्म क्या है? खान की क्रिटिसिज्म ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ भी नहीं किया फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, जो बैरूनी साजिश हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये उनका इल्ज़ाम है। अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट इन अ परसुइंग इन अ प्रेशर टैक्टिक टू फोर्स टू चेंज द कोर्स है। वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और उसके क्रिटिसिज्म में एक ये एक्यूजेशन भी शामिल है, ये इल्ज़ाम भी शामिल है कि उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई है उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो उनके ऊपर ये प्रेशर, उनका एक हरबा है, उनकी एक चाल है कि वो जो है ना अपना रास्ता चेंज करें। लाइक एस्टेब्लिशमेंट के लिए कहा जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये खान एक टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको अपना कोर्स चेंज करने के लिए। Similarly, Khan has rejected repeated clarifications by the military spokesman that there is no evidence to support his claim of a foreign conspiracy. इसी तरह खान ने रिजेक्ट कर दिया है वो तमाम उन वजाहतों को जो कि मिलिट्री स्पोक्समैन ने दी हैं, किसके बारे में? दैट देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट हिज क्लेम, कि इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो वो क्लेम कर रहे हैं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का, बैरूनी साजिश का, इस क्लेम को साबित करने के लिए कोई भी जो है ना सपोर्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। ये मिलिट्री स्पोक्समैन ने बहुत दफ़ा वसातें दी हैं, जबकि खान ने इन वसातों को रिजेक्ट कर दिया है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस स्टांस इज़ टू सो इन मिसट्रस्ट इन द स्टेट इंस्टीट्यूशन अमंग हिज फैन like supporters even beyond his base. अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये क्या है इस स्टांस का, कि वो जो है ना इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपने अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके अंदर इंस्टीट्यूशन पर जो एक मिसट्रस्ट का एक वो बीज बो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इवन बियॉन्ड हिज बेस, वो उसकी बुनियाद से भी बहुत ज़्यादा दूर है। यानी वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है ना एक गैर इत्मादी का जो है ना बीज बो रहे हैं, उनके अंदर गैर इत्मादी अपने सपोर्टर्स के अंदर बढ़ा रहे हैं। दिस इज़ ब्रीडिंग सिनिसिज्म एंड वाइडनिंग डिवीजन इन सोसाइटी। सिनिसिज्म कहते हैं मायूसी को, ये जो है ना मायूसी को बढ़ा रहा है, एंड वाइडनिंग डिवीजन इन सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर तकसीम को बढ़ा रहा है। वेदर आर नॉट पीटीआई's लीडर अंडरस्टैंड द deleterious effect of miring state institution in controversy, it compounds the challenge of governance। डेलीटोरियस कहते हैं बहुत ही नुकसानदायक, ठीक है, बहुत ही मुहलिक जो चीज़ होती है उसको हम डेलीटोरियस कहते हैं। इन डेलीटोरियस इफ़ेक्ट्स बहुत ही मुहलिक इफ़ेक्ट्स होंगे इसके। मायरिंग स्टेट कहते हैं, मायरिंग कहते हैं इन्वॉल्व समथिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी इस टाइम जो स्टेट है मायरिंग स्टेट वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। अच्छा, तो क्या है कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इस नुकसानदेह इफ़ेक्ट को समझ रही है या नहीं समझ रही है। अब मायरिंग स्टेट इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोवर्सी इट कंपाउंड्स द चैलेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, कि वो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो बहुत बुरे तरीके से कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के चैलेंज को मज़ीद जो है ना बढ़ा रहे हैं। रिजेक्शन और defiance of the Judiciary or Election Commission of Pakistan decision means undermining our rule-based framework है। Defiance कहते हैं ओहो कहाँ गया,
कहाँ गया, रिजेक्शन और डिफियंस, हाँ डिफियंस कहते हैं खिलाफ वर्जी को, ठीक है। तो रिजेक्शन और डिफियंस ऑफ द जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसीजन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के या फिर जुडिशरी के जो केसेस हैं उनको रिजेक्ट करना या उनके खिलाफ वर्जी करने का मतलब क्या है, अंडरमाइनिंग अ रूल बेस्ड फ्रेमवर्क। अंडरमाइनिंग कहते हैं कमज़ोर करने को, तो जो एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है उसको मतलब जो है वो उसको कमज़ोर करना है, यानी जुडिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को रिजेक्ट करना या फिर उनको उनकी खिलाफ वर्जी करना एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क को कमज़ोर करने के बराबर है। ट्रस्ट इज इन इंस्टीट्यूशन इज़ द बेड रॉक ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द गवर्नेंस सिस्टम इंटेग्रल टू द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज़ है। बेड रॉक कहते हैं बहुत ही बेसिक जो है ना प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच समथिंग इज़ बेस्ड, ठीक है, यानी बहुत ही बुनियादी उसूल। तो जो ट्रस्ट है, कौन क्या, ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन इज़ द बेड ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के जो ऊपर ट्रस्ट है वो डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल है और गवर्नेंस सिस्टम का, ठीक है। और जो इंटेग्रल कहते हैं बहुत ही लाजमी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टू द एबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूट पॉलिसीज़, और फिर पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है ना ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है और ये डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल है। The confluence of polarized politics and economic turmoil is pushing Pakistan into a danger zone. कॉन्फ्लुएंस कहते हैं मिलाप, यानी संगम, दो चीज़ों का मिल जाने को कहते हैं कॉन्फ्लुएंस है। तो ये जो पॉलिटिकल पोलराइज पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक ट्रोमाइल है, यानी ट्रोमाइल जवाल को कहते हैं, ठीक है, या बदहाली को कहते हैं। तो ये जो पोलराइज पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक बदहाली जो है ये पाकिस्तान को जो एक वो बहुत ही डेंजर जोन की तरफ धकेल रही है। In a political landscape where there is a lack of civil discourse, the exchange of bitter executions holds sway rather than sober debate on national issues. Political landscape कहते हैं सियासी मंजरनामा, और स्वे कहते हैं असर या राज को, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ये जो सियासी मंजरनामा है, वेयर देयर इज़ अ लैक ऑफ सिविल डिस्कोर्स, जहाँ पे सिविल डिस्कोर्स यानी वो एक जो सिविल गुफ्तगू जो होती है, कम्युनिकेशन होती है, उसकी कमी है। द एक्सचेंज ऑफ बिटर एक्यूजिशंस हैं, और जहाँ पे तल्ख किस्म के इल्ज़ामात का एक्सचेंज हो रहा होता है, होल्ड स्वेयर रादर देन सोबर डिबेट, तो वो उसका असर रखता है रादर देन सोबर डिबेट, उसके बजाय सोबर डिबेट, यानी सोबर कहते हैं बहुत ही संजीदा डिबेट के ऊपर, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर संजीदा जो डिबेट है उसके बजाय जो है ना वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बेटर एग्जीक्यूशंस ही होती हैं, यानी तल्ख किस्म के इल्ज़ामात का ही एक्सचेंज होता है, ना कि वहाँ पे उनके ऊपर सोबर किस्म की डिबेट करके नेशनल इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। इस किस्म के सियासी मंजरनामे में डिस्कशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज़ सब्सटीट्यूटेड बाय फैक्ट फ्री एफर्ट टू डिमोनाइज पॉलिटिकल राइवल्स। जो पब्लिक पॉलिसी की जो डिस्कशन होती है उसको जो है ना एक दूसरी पॉलिटिकल राइवल्स को शैतान बनाने के अमल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, यानी दूसरों के ऊपर ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, दूसरों के लिए बताया जाता है कि वो कितने जो है ना गलत हैं, कितने उनके काम जो है ना मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को के ऊपर डिस्कस करने के बजाय। This distracts the government from governing and the opposition from focusing on issues. अब इस चीज़ का consequence क्या होता है कि ये गवर्नमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उनकी तवज्जो को हटा देता है गवर्न करने से, और अपोजिशन को डिस्ट्रैक्ट करता है इश्यूज़ के ऊपर फोकस करने से। When the political conversation is only about how venal the other side, जब other side is national problem are neither seriously discussed nor solution offered to them. venal कहते हैं corrupt, ठीक है। तो जब पॉलिटिकल डिस्कशंस ये होंगी, कन्वर्सेशन ये होगी कि दूसरा बंदा दूसरी साइड कितनी करप्ट है, इस नेशनल प्रॉब्लम आर नीदर सीरियसली डिस्कस्ड
नार सोल्यूशन ऑफर टू देम। तो जो नेशनल प्रॉब्लम्स है, जो कौमी प्रॉब्लम्स है, वो ना तो सीरियसली डिस्कस होंगे और ना ही उनका कोई सोल्यूशन दिया जाएगा। What has made governance more problematic is erosion in the state institution capacity over the years and the restraint and deteriorations in delivery of public services, which increasingly fail to meet people's expectations. Weakening of the instruments of governance has meant that even the most well-devised policy becomes harder to इम्प्लीमेंट। अच्छा, इसके बाद ना मलिहा लोधी ने अपने इस आर्टिकल में ना कुछ हिस्ट्री से भी उन्होंने फैक्ट्स को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हिस्ट्री ने हमारे ऊपर, हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम चल रही है उसके ऊपर उन्होंने कैसे जो है ना इफ़ेक्ट किया है, तो वो आगे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी जो व्हाट हैज़ मेड गवर्नेंस मोर प्रॉब्लमेटिक, अच्छा गवर्नेंस को मज़ीद जो है ना मुश्किल में किस चीज़ ने डाला है, इज़ एरोजन इन द स्टेट इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी ओवर द ईयर्स एंड द रिजल्टेंट डिटोरिएशन इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है विच इंक्रीजली फेस टू मीट पीपल्स है। मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने में नाकाम रही है और उसने जो है ना लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा वो नहीं उतर रही। वीकनिंग वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। वीकनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस हैज़ मीन दैट इवन द मोस्ट वेल डिवाइसिव पॉलिटिकल पॉलिसी बिकम हार्डर टू इम्प्लीमेंट। मोस्ट वेल डिवाइस पॉलिसीज कहते हैं सबसे अच्छी तरह वाज़ा की गई पॉलिसी जो होती हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स को कमज़ोर करने का मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉलिसीज़ को भी वाज़ा की गई है उनको भी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो गया है। पोस्टपोन रिफॉर्म्स, piecemeal thinking and lack of effort to depolitics the civil services have weakened the government machinery over time। अब वो क्या चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स को पोस्टपोन करना और फिर बहुत ही एक अनाड़ी तरीके से जो है ना पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना एंड लैक ऑफ एफर्ट टू डीपोलिटिक्स और सिविल सर्विसेज जो है ना को डीपोलिटिक्स को गैर सियासी बनाना, इन चीज़ों ने जो है ना बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट मशीनरी को वीक किया है। इट हैज़ अंडरमाइन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, अंडरमाइन कहते कमज़ोर करने का। इस चीज़ ने जो है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है ना पब्लिक कॉन्फिडेंस को बहुत कमज़ोर किया है एंड मेड गवर्नेंस मोर इन ऑनरस, और गवर्नेंस को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड reoccurring factor driving the country towards becoming ungovernable and dysfunctional economic policies that have long been pursued। जो सबसे अहम जो और रीअकरिंग फैक्टर है वो ड्राइविंग द कंट्री टूवर्ड द बिकमिंग अनगवर्नेबल, जो कि कंट्री को अनगवर्नेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, और डिसफंक्शनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, यानी जो गैर फाल सियासी माशी पॉलिसीज़ हैं वो हैं। दैट हैव लॉन्ग बीन परसूड, जो कि बहुत पुराने अरसे से जिनको चलाया जा रहा है डिसफंक्शनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। Almost every government since the mid-1980s acted in a fiscally irresponsible way and left the economy in worse shape for its successor to lead with। तकरीबन हर गवर्नमेंट जो कि mid-1980s से चली आ रही है उसने क्या किया है, उसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और कंट्री को और कंट्री की इकनॉमी को बहुत ही बुरी सिचुएशन में छोड़ा है अपने आने वाली गवर्नमेंट के लिए, अपने सक्सेसर्स के लिए। स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर लेफ्ट सो फास्टर confronting the country every so often with the financial crisis that became a chronic threat to stability। chronic threat कहते हैं बहुत ही दायमी, यानी जो बहुत ही लंबे अरसे से चला आ रहा हो और एक लंबे अरसे तक उसको चलना है। तो जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो जो है ना वैसे ही उनको छोड़ दिया गया है, और कन्फ्रंटिंग द कंट्री एवरी सो ऑफन विद द फाइनेंशियल क्राइसिस, और फिर
कंट्री को जो है ना माली क्राइसिस के साथ, फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ छोड़ दिया गया है। दैट बिकेम अ क्रोनिक थ्रेट टू स्टेबिलिटी, जो कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही दायमी थ्रेट बन गया है। फॉर द पास्ट 4 डेकेड्स से, पिछली 4 दहाइयों से फेलियर टू मोबिलाइज इनफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए अलॉन्ग विद लो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, और इसके साथ ही जो है ना बचत और सरमायाकारी के बहुत ही कम लेवल हैं। मीन इन्वेस्टमेंट मीन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रन ह्यूज डिफिसिट है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनको किस चीज़ का सामना था, डेफिसिट का सामना था इन नेशनल एक्सपेंडिचर, कौमी अखराजात में, एंड ऑन द कंट्रीज एक्सटर्नल अकाउंट, और बैरूनी अकाउंट में उनको जो है ना बहुत बड़े डेफिसिट का सामना था। These twin deficits, budget and balance of payments, were financed by printing more currency note and inflow of funds from abroad through borrowing and remittances from overseas Pakistanis। अब ये जो डेफिसिट्स थे, ये बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये किस तरीके से फुलफ़िल किए जाते थे, वर फाइनेंस बाय प्रिंटिंग, मज़ीद जो है ना करेंसी को प्रिंट किया जाता, करेंसी नोट को प्रिंट किया जाता था, और दूसरा बाहर से जो है ना रेमिटेंसेस मांगे जाते थे और कर्ज़े लिए जाते थे ओवरसीज़ की रेमिटेंसेस के ऊपर, और बाहर से कर्ज़े लेके और मज़ीद जो है ना करेंसी नोट्स को प्रिंट करके इस डेफिसिट को कवर किया जाता था। रिलायंस ऑन डोमेस्टिक एंड foreign borrowing and bailout landed Pakistan in a classic debt trap where more had to be borrowed to pay off all debt। रिलायंस कहते हैं डिपेंडेंस हैं, तो जो डोमेस्टिक और फॉरेन बोरिंग, जो बैरूनी और अंदरूनी और बैरूनी कर्जे थे और बेल आउट जो थे, उनके ऊपर जो डिपेंडेंस थी, उसने पाकिस्तान को कहाँ लैंड किया, इन अ क्लासिकल डेट ट्रैप, एक बहुत ही बड़े जो है ना कर्ज के जाल में उसने पाकिस्तान को लैंड करवाया है, जहाँ पर वेयर मोर हैड टू बी बारोड टू पे ऑफ ओल्ड डेट, जहाँ पर पुराना कर्जा अदा करने के लिए मज़ीद कर्जा लिया जाता था। इट आल्सो लेफ्ट द कंट्री लिविंग फ्राम वन IMF ट्रांच टू अनदर, और इस तरह इसने मुल्क को जो है ना IMF की एक किस्त से दूसरी किस्त तक ही छोड़ दिया, यानी पाकिस्तान उसी टाइम तक चलता रहेगा, उसके फाइनेंशियल इश्यूज उसी टाइम तक एड्रेस होते रहेंगे जब तक कि IMF की किस्त चल रही है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट दैट रिलाइड ऑन बोरोइंग अलाउड द कंट्री रूलिंग एलीट टू अवॉइड एंड पोस्टपोन मच नीडेड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, including serious tax reform that could have placed the economy on a viable path। वाइबल कहते हैं काबिल अमल, ठीक है, ऐसा बात जिसके ऊपर जो है ना चल के आप तरक्की कर सको। तो जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी, उसने किस चीज़ के ऊपर रिलाई किया है, उसने कर्ज़ों के ऊपर रिलाई किया है, और उसने इस चीज़ को अलाउ किया है कंट्री की अशराफिया हुक्मरान को कि वो पोस्टपोन से वो रिफॉर्म्स को पोस्टपोन कर सकें या उनसे बच सकें, यानी रिफॉर्म्स ही ना लाएं, स्पेशली जो सीरियस टैक्स रिफॉर्म्स थे उनसे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मुल्क में स्ट्रक्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है, थे अशरफिया हुक्मरान को जो है ना इससे हमेशा वो बचती रही बाहर से कर्ज़े लेके, दैट कुड हैव प्लेस द इकोनॉमी ऑन, और अब वो जो रिफॉर्म जिन्होंने मुल्क को एक वाइबल पाथ के ऊपर उन्होंने डालना था, उन रिफॉर्म से अशरफिया हुक्मरान को ये जो बाहर के कर्ज़ों के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट होती रही हमारी इकोनॉमी, उससे बचाती रही या फिर उनको पोस्टपोन करवाती रही। This kind of economic management was reinforced by successive government, civil and military. Our entire ruling elite created our entire economy। रेंटायर कहते हैं किरायादार। तो इस तरह की इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट थी वो रीइंफोर्स होती रही, यानी बार बार होती रही, हर गवर्नमेंट इसी तरह की इकोनॉमिक मैनेजमेंट को अपनाती रही, और फिर हुआ क्या कि एक किराएदार अशराफिया हुक्मरान आती रही और उसने किराए वाली इकोनॉमी को
अडाप्ट करती रही, बनाती रही, किराए वाली इकोनॉमी बनाती रही। दैट इज़ वाई द स्ट्रक्चर सोर्सेज ऑफ द कंट्रीज क्रॉनिक फाइनेंशियल इम्बैलेंस हैव रिमेंड अंडर अनएड्रेस्ड हैं। तो यही वजह है कि जो है ना, ये जो फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस हैं, दायमी फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस हैं, इसके सोर्सेज का आज तक नहीं पता चल सका और इनको एड्रेस नहीं किया जा सका। अ नैरो एंड इक्विटेबल टैक्स रिजीम, जिसमें एक तंग और इनइक्विटेबल टैक्स रिजीम आ जाता है। एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेट आ जाता है, एनर्जी सेक्टर में जो सर्कुलर डेट है वो आ जाता है। बैंक क्रैप्ट पब्लिक सेक्टर आ जाता है। इंटरप्राइजेज ऑफ ब्रोकन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। एंड ओवरलोड एक्सचेंज रेट, हैवी रेगुलेटरी बर्डन ऑन एंड नैरो एक्सपर्ट बेस आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके सोर्सेज का आज तक नहीं पता चल सका और ये अनएड्रेस ही रहे हैं। द चिकन हैव नाउ कम होम टू रोस्ट है। अब जो चिकन है, जो मुर्गी है, वो रोस्ट करने के लिए आ चुकी है, यानी इस इशू को एड्रेस करने का टाइम आ चुका है। द कंट्री इज़ इन द थ्रोज ऑफ अनदर फाइनेंशियल क्राइसिस। थ्रोज कहते हैं लपेट में, ठीक है। तो मुल्क जो है वो एक और फाइनेंशियल क्राइसिस, माली क्राइसिस की लपेट में है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव डिप्लीटेड कहते हैं ख़त्म होने को। फॉरेन बैरूनी जो ज़र मुबादला था वो ख़त्म हो चुका है। इन्फ्लेशन इज़ एट एन ऑल टाइम हाई, इन्फ्लेशन जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है। पावर शॉर्टेज आर प्लेसिंग एन अनबियरेबल बर्डन ऑन पीपल, जो बिजली की जो शार्टेज है, पावर शॉर्टेज है, वो उसने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया है। एंड एन IMF बेल आउट इज़ बीइंग sought टू एन अवर डिफ़ॉल्ट। और IMF बेल आउट ने जो है ना मुल्क को जो है ना डिफ़ॉल्ट एंड IMF बेल आउट इज़ बीइंग साउट, और IMF बेल आउट को जो है ना मुल्क को डिफ़ॉल्ट से रोकने के लिए IMF बेल आउट की को लेने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। It is true that the COVID-19 pandemic and global economic factors have exacerbated Pakistan economic plight. Exacerbate कहते हैं बढ़ाना, शदीद बदतर करना, ठीक है। और प्लाइट कहते हैं हालत ज़ारी, नहीं बहुत बुरी हालत। तो ये सच है कि जो COVID-19 पेंडेमिक जो थी और ग्लोबल इकनॉमिक बहुत सारे और जो दूसरे ग्लोबल इकनॉमिक फैक्टर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ज़ार को मज़ीद बदतर कर दिया है। सोअरिंग इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आर फर्दर फ्यूलिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन विद ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ LNG आर कंपाउंडिंग द कंट्रीज पावर क्राइसिस टुडे। सोरिंग कहते हैं बढ़ती हुई, ठीक है। तो जो बढ़ती हुई आयल प्राइसेस हैं, आलमी मंडी में आयल प्राइसेस हैं, वो क्या कर रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मज़ीद हवा दे रही है, यानी उसको मज़ीद बढ़ा रही है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को और इन्फ्लेशन को, महंगाई को। जबकि ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ LNG और जो आलमी किल्लत है LNG में और कंपाउंडिंग द कंट्रीज़ पावर क्राइसिस टुडे, वो कंट्री के अंदर पावर क्राइसिस को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। नेवरदिलेस आ वीक इकोनॉमी विद लिटल रेजिलियंस है। रेजिलियंस कहते हैं लचक है। To cohesion, such shocks is the result of poor economic management by reform. Averse ruling elite concerned more with preserving their own power than promoting the public interest. कोहिजन कहते हैं बर्दाश्त को, ठीक है, और रेजिलियंस कहते हैं लचक को। तो ये जो वीक इकोनॉमी है, जिसके अंदर जो है ना इस तरह की शॉक्स बर्दाश्त करने की लचक बहुत ज़्यादा कम है, तो वो क्या इज़ द रिज़ल्ट ऑफ पोअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इसकी वजह क्या है, पोअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट बाय रिफॉर्म अवर्स रूलिंग एलिट, जो कि ऐसी हुक्मरान अशराफिया जो कि रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थी, ठीक है। कंसर्न जिनकी तवज्जो क्या थी, जिनका मरकज़ क्या थी, मोर विद प्रिजर्विंग देयर ओन पावर, जिनकी तवज्जो जो थी वो उनकी अपनी पावर को सेव करना, प्रिजर्व करना है, देन प्रमोटिंग द पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय अपनी पावर को सेव करना, उसको प्रिजर्व करना, जिनका ज़्यादा कंसर्न थी।
ठीक है। और उन सब की वजह से जो है ना ये हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह के जो आलमी मंडी में जो प्राइसेस बढ़ रही है ऑयल की, या फिर LNG की शॉर्टेज बढ़ रही है, या फिर कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से जो भी शॉक्स हमारी इकोनॉमी को लगे हैं वो हमारी इकोनॉमी उन सब को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, उसके अंदर इतनी लचक नहीं है कि वो इनको बर्दाश्त कर सके। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पोलराइज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ट्रोमाइल is now pushing Pakistan into danger zone of becoming ungovernable। जो पोलराइज पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक जो सवाल है पाकिस्तान के अंदर, इन दोनों ने मिल के पाकिस्तान को एक डेंजर जोन की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं, जहाँ पे ये अनगवर्नेबल होगा, जहाँ पे ये नाकाबिल तस्खीर होगा, जहाँ पे इसको नहीं चलाया जा सकेगा, यानी ये डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।